हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेडी एजुकेशन में। दोस्तों आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन लेकर के मैं आ गया हूं आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग 9 सितंबर से 15 सितंबर का रिवीजन करने वाले हैं। जो भी आपने करंट अफेयर पढ़े थे उनमें से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ये क्विज होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन के बाद आपको आंसर करना है और मैं तो आपको डिटेल में आंसर तो बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ ही, लेकिन पहले कोशिश करना है आपको आंसर करने की। तो और एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज भी आपको दी जाएगी, पीडीएफ भी दी जाएगी डिटेल वाली। तो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। वीकली आपका बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करना है आपको। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पेरिस पैरालंपिक से, जो इस हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। इस बार कितने मेडल जीते हैं टोटल? तो आप बताओगे। टोटल मेडल आए हैं दोस्तों 29 मेडल आए भारत के, जिनमें कितने मेडल गोल्ड थे? तो 7 गोल्ड थे। यह भी एक ऐतिहासिक रहा। 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ भारत दोस्तों इस पायदान में टोटल पेरिस ओलंपिक में टोटल किस स्थान पर रहा? 18वें स्थान पर रहा टोटल मेडल टैली में, ठीक है ना। टॉप पर चाइना रहा। चाइना ने 220 मेडल जीते हैं, जिसमें से 94 गोल्ड है और इसी के साथ ये मेडल टैली में टॉप पर है। भारत 18वें स्थान पर है। तो पेरिस पैरालंपिक, पेरिस में फ्रांस में ओलंपिक के बाद वहीं पर पैरालंपिक आयोजित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री जाधव थी। और यहाँ पर समापन समारोह जब हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी, तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, इन दोनों को समापन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया। ये दोनों बात याद रखना। आगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी ये पूर्व भारतीय निशानेबाज रहे हैं और इनको अभी नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट। ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन एशियन ओलंपिक काउंसिल के, ठीक है ना। एशियन ओलंपिक परिषद या एशियन ओलंपिक काउंसिल के। ये ओलंपिक ऑर्डर मेडल भी जीत चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार इनको 1979 में मिल चुका हुआ है रणधीर सिंह जी को। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किस मंत्रालय ने देश की पहली बौद्धिक संपदा देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 शुरू किया है? आपको बताना है किस मंत्रालय ने यह शुरू किया है, देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024। चलिए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके किसने दिया है। तो आप कहोगे यह शुरू किया है पर्यटन मंत्रालय ने। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे शुरू किया हुआ है। ये पहला ऐसा बौद्धिक संपदा है राष्ट्रीय स्तर पर, देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024, जिसके तहत भारत के जो भी पर्यटक स्थल हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक, वन जीवन और साहसिक कार्यों का पहचान कराया जाएगा। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 4 मिसाइल, ये भी मैंने आपको बताया था ना डिटेल से। अग्नि 4 मिसाइल देखो अग्नि सीरीज की ही मिसाइल है दोस्तों। और अग्नि सीरीज की जो मिसाइल होती है सतह से सतह मार करती है, यानी सरफेस टू सरफेस मार करती है। तो इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो आप बताओगे चांदीपुर ओडिशा में। चांदीपुर ओडिशा में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज है वहीं पर इसका परीक्षण किया गया है। इसी हफ्ते किया गया, डीआरडीओ ने किया है, ठीक है ना, 6 सितंबर को। इसकी मारक क्षमता या कहें कि दूरी जो है, रेंज जो है वो 4500 किलोमीटर है। ओके, चलिए अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? 900 गोल टोटल ओवरऑल मैचेस में मिला करके मार चुके हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साथियों अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल और क्लब मैचेस में जो फुटबॉल में जो बनाते हैं गोल, ये सब मिला करके इनका 900 कैरियर गोल हो चुका है, टोटल कैरियर गोल, ठीक है ना, 900। और आज तक के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने यह अचीवमेंट नहीं हासिल करी है। तो अभी इन्होंने क्रोएशिया पर पुर्तगाल की 2-1 से जीत हासिल हुई, उसमें भी अपना ये रिकॉर्ड पूरा किया। तो रियल मैड्रिड की तरफ से जब खेलते थे तब 450 गोल मारे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 145 और पुर्तगाल की तरफ से 131 गोल इनके इसमें शामिल हैं। रोनाल्डो अभी किस क्लब से खेलते हैं? तो आप कहोगे अल नासर से। अल नासर से, ठीक है ना। अल नासर सऊदी अरब की टीम है, सऊदी अरब की टीम है, क्लब है और उससे ये खेलते हैं।
दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले लियोनेल मेसी हैं। अगला, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसी हफ्ते यूएस ओपन भी कंप्लीट हुआ। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो, पेरिस पैरालंपिक और यूएस ओपन ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। तो यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो जीता है इसको सिनर ने। याग्निक सिनर ने जीता हुआ है। ये इटली के रहने वाले हैं और इन्होंने ये जीत लिया है टेलर फ्रिट्ज को हरा करके। टेलर फ्रिट्ज यूएसए के हैं। तो पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, यहाँ पर महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल सभी के विजेताओं का नाम दिया गया है। तो आप इसी क्वेश्चन में सबका रिवीजन कर सकते हो। जैसे महिला एकल को जीता है आर्याना सेबलंका ने। पुरुष एकल और महिला एकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए, आर्याना सेबलंका और जगनिक सिनर। ठीक है, और पुरुष युगल में मैक्स पार्सल और जॉर्डन थॉमसन ने जीता है। महिला युगल ल्यूड माल्या किचनोक और जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। मिक्स डबल्स जो है ये सारा ईरानी और अंद्रेया वावसोरी ने जीता है। क्लियर। अगला, यूएस ओपन जो है तो होता है ये साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। अगला, 10 से 11 सितंबर के बीच ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो आप बताओगे मॉस्को में हुआ। यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी। अपने एनएसए अजीत डोभाल जी ये गए हुए थे और जा करके व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात इन्होंने करी। एनएसए अजीत डोभाल, इनकी वीडियो क्लिप भी आपने देखा ही होगा, अभी सोशल मीडिया पर अभी काफी चर्चे में है। एनएसए अजीत डोभाल जो है ये विजिट किए रसिया में। ब्रिक्स समूह, ब्रिक्स ग्रुप में कितने मेंबर अब हो चुके हैं? तो आप कहोगे पहले 5 थे, 5 और जुड़ चुके हैं, टोटल 10 मेंबर्स अब आज के टाइम पर हो चुके हैं ब्रिक्स में। 5 कोर मेंबर में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। 5 और नए देश जुड़े हैं जिनमें अब सऊदी अरब, ईरान, इसके अलावा यूएई और इथियोपिया और इजिप्ट शामिल है, यानी मिस्र शामिल है। तो 5 नए देश जुड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी इसमें भाग लेने के लिए गए। अगला, वैश्विक मादक पेय निर्यात सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक मादक पेय निर्यात सूचकांक, तो इस सूचकांक में भारत है 40वें स्थान पर। दुनिया भर में 40वीं ऐसी कंट्री है जो ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा वैश्विक मादक पेय निर्यात करती है, यानी एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर अल्कोहल का निर्यात करने के लिए एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया इस बार कि $1 अरब तक का इसका मार्केट पहुंचाना है। किसकी मदद से? अपीडा की मदद से। अपीडा की यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण की मदद से भारत सरकार मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत का मादक पेय का निर्यात जो है वो $1 बिलियन या $1 अरब पहुंचाना चाहती है, इसका लक्ष्य रखी है। पिछले साल अगर बात करें 23-24 के वित्तीय वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का निर्यात किया था हम लोगों ने। ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षक में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा में सहयोग के लिए, तो ये एक प्रकार से समझ लो कैग की मीटिंग थी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की मीटिंग थी। तो इसमें भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो और ऐसे ही सेम पोजीशन के जो संयुक्त अरब अमीरात के यानी कि यूएई के जो हैं उन्होंने दोनों ने मिलकर के मीटिंग की और इस पर समझौता हुआ है। तो यानी भारत और यूएई के बीच में ये समझौता हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएई इंडिया साइन एमओयू टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कोऑपरेशन। तो भारत के कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी इसमें शामिल हुए। भारत का जो कैग है इसके बारे में संविधान में भी उल्लेख है, अनुच्छेद 148 में। ये पूछा गया है एग्जाम में और पूछा भी जाएगा आगे भी आपके। अगला, एशियन गेम्स 2026 में किस खेल को शामिल करने की घोषणा हुई? तो दोस्तों पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया जाएगा। किसे शामिल किया जाएगा? तो आप कहोगे योगासन को। योगासन को भारत चाह रहा है कि इस बार जो एशियन गेम्स 2026 होने वाला है एटलीस्ट प्रदर्शनी के रूप में ही इसे शामिल किया जाए। फिर आगे चल करके और भी जब देश इसके बारे में जानेंगे और भी देश अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे तो एक मेडल गेम के रूप में इसे शामिल किया जाएगा। तो आने वाले जो एशियन गेम्स होंगे 2030 वगैरह तक, तब हो सकता है कि पहली बार आयोजित किया जाए। और भारत पूरी कोशिश करने को कहा है कि भारत पूरी कोशिश करेगा कि 2030 तक इसको मेडल गेम या कहें पोडियम गेम तक
के रूप में शामिल किया जाए। इस बार प्रदर्शनी के रूप में इसे शामिल किया जाएगा, है ना। तो 44वीं एशियाई ओलंपिक परिषद की मीटिंग में ये फैसला लिया गया और उसी मीटिंग में रणधीर सिंह जी को पहला भारतीय अध्यक्ष भी बनाया गया है, ठीक है ना। तो 2030 में योगासन को पूर्ण खेल और अभी के लिए प्रदर्शनी खेल। कहाँ पर होगा 2026 वाला? तो आप कहोगे जापान में होगा। 2022 वाला कहाँ हुआ था? 2022 वाला कहाँ हुआ था? हालांकि हुआ 2023 में जाकर, लेकिन 2022 में होना था, तो इसे आप कहोगे हांगझोउ चाइना में। 2022 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? हांगझोउ चाइना में। अगला, सितंबर 2024 में नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वित्त सचिव भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब नए वित्त सचिव होंगे कौन? तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे ये होंगे भारत के नए वित्त सचिव, ठीक है ना। ये टीवी सोमनाथन जी की जगह पर आए हैं। टीवी सोमनाथन को अब कैबिनेट सचिव बना दिया गया है। भारत के प्रमुख नए सचिवों की नियुक्ति हुई है और यहाँ पर आपको ये जितने भी प्रमुख हैं इनको याद ही कर लेना है। ये जो 5 नियुक्तियां मैं बता रहा हूं इसको बिल्कुल रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक तो नए रक्षा सचिव बन गए हैं राजेश कुमार। दूसरा, नए गृह सचिव बन गए हैं गोविंद मोहन। नए कैबिनेट सचिव बन गए हैं टीवी सोमनाथन। नए विदेश सचिव बन गए हैं विक्रम मिश्री और नए वित्त सचिव बन गए हैं तुहिनकांत पांडे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, सितंबर 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? तो आप कहोगे नेपाल। कौन? नेपाल। नेपाल आईएसए पर हस्ताक्षर कर दिया है और सदस्यता ग्रहण कर ली है। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था 2015 में, है ना। जब COP21 की मीटिंग चल रही थी पेरिस में, उसमें यह फैसला लिया गया और उसी में इसको स्थापित करने की बात चली। इसका हेडक्वार्टर भारत में गुरुग्राम में है, हरियाणा में, है ना। और इसके अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर अजय माथुर। 100वां सदस्य पराग्वे था। 101वां सदस्य बन गया है नेपाल। अगला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सूचकांक जारी किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सूचकांक में सूरत जो है ये टॉप पर है ना। अगर सबसे स्वच्छ शहर की बात की जाए तो सबसे स्वच्छ शहर में सूरत और इंदौर दोनों ही टॉप पर है, ठीक है ना। सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात की जाए तब इसमें इंदौर और सूरत दोनों ही टॉप पर हैं। लेकिन यहाँ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात की जा रही है, यानी कि एयर क्वालिटी की बात की जा रही है, तो उसमें सूरत जो है ये टॉप पर है। सूरत कहाँ का शहर है? गुजरात का शहर है। तो यहाँ पर देखिए ये टॉप रैंक हासिल किया है। इसको 1.5 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया। अब इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर सूचकांक 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वालों की बात करें तो टॉप पर सूरत रहा, सेकंड पर जबलपुर मध्य प्रदेश, तीसरे पर आगरा रहा। और 3 लाख से कम आबादी वाले टॉप 3 शहर में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का रायबरेली शहर जो है ये टॉप पर रहा। दूसरे पर नलगोंडा तेलंगाना ये दूसरे पर रहा। तीसरे पर रहा नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। ये 3 लाख से कम आबादी वाले जिलों का था, ठीक है। अगला, हाल ही में आयोजित 4th इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती? चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती? इंटर कॉन्टिनेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का संबंध किस खेल से है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना फुटबॉल से संबंधित है। तो इसको जीता किसने? इसको जीत लिया है दोस्तों सीरिया ने। इंटरेस्टिंग है, सीरिया पर मतलब अगर जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होगा ना, सीरिया उसको ऑप्शन में दिखेगा भी ना तो चाह करके भी इसको ऑप्शन नहीं लगाएगा। जो एक बार इसको पढ़ा नहीं है तो वो सोचेगा सीरिया में कहाँ फुटबॉल होगा या सीरिया कैसे जीत पाएगी। लेकिन एक्चुअली में सीरिया ने भारत को हरा करके ये जीत लिया है। सीरिया ने भारत को हरा दिया फाइनल मैच में और ये जीत लिया। देखिए 3-0 से हराया भारत को और ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप की विजेता रही इस बार। तो हैदराबाद में भारत में ही आयोजित किया गया था तेलंगाना में और इसको जीत लिया सीरिया ने, ठीक है, 3 से 9 सितंबर के बीच में। अगला, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन पोलारिस डॉन लॉन्च किया?
पोलारिस डॉन मिशन। ये दोस्तों स्पेस एक्स का मिशन है और ये काफ़ी रिस्की और काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन रहा। इसके तहत स्पेस एक्स ने पहली बार अपना कॉमर्शियल रूप से यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। कहाँ पर? अंतरिक्ष में भेजा 4 व्यक्तियों को। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर भेजा है। ये 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए हुए हैं। आप समझो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उससे भी 1000 किलोमीटर ऊपर भेजे हैं और वहां पर स्पेस वॉक कर रहे हैं। 4 व्यक्तियों की ये टीम है और इस अभियान को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ठीक है ना, स्पेस एक्स यानी कि एलन मस्क वाली कंपनी। अगला, हाल ही में कौन सा बैंक कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी यानी पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना? तो दोस्तों पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बन गया है? यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्योंकि सरकारी बैंक है और पहली प्रमुख बैंक बन गई है जो कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी यानी पीसीएएफ पे समझौता किया है। पीसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? पीसीएफ मतलब पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1919 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और एमडी और सीईओ हैं ए मणि मेखलाई। कौन है? ए मणि मेखलाई। चलिए आगे देखते हैं। सितंबर 2024 में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसीसी की रणनीतिक वार्ता, इसके लिए संयुक्त मंत्री स्तर बैठक हुई। ये कहां पर हुई? तो भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ काउंसिल ऑफ कंट्रीज जो है, कोऑपरेशन जो है, इसकी बैठक हुई कहां पर? रियाद में। रियाद में हुई बैठक। यूएई नहीं है, रियाद है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में है रियाद, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये बैठक हुई और ये पहली बैठक थी क्योंकि भारत गल्फ कंट्रीज के साथ ये बैठक कर रहा था। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसकी अध्यक्षता रियाद के पास ही है। अध्यक्षता इस साल कतर के पास है। हेडक्वार्टर इसका रियाद में है, सऊदी अरब में है ना। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। 6 सदस्य देश, 6 खाड़ी देश इसके सदस्य हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत। इन्हीं 6 सदस्य देश जो हैं, इनके बीच में भारत के साथ पहली बार ऐसी मीटिंग हुई है। एस जयशंकर जी गए हुए थे। अगला, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? मोइन अली जाने माने खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। कहाँ के? इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, ये है मोइन अली। मोइन अली तो ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। ये 8 शतक, 28 अर्धशतक सहित इंग्लैंड के लिए 6,678 रन बनाए हैं। 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 टी20 खेले हैं इंग्लैंड के लिए। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2024 में श्रीलंका पर्यटन के लिए शीर्ष देश कौन रहा? तो 2024 में श्रीलंका पर्यटन के लिए शीर्ष देश एक बार फिर से भारत ही बनकर के उभरा। भारत ही पिछली बार भी और इस बार भी शीर्ष पर्यटन के लिए देश रहा। मतलब सबसे ज्यादा पर्यटन जो गए श्रीलंका में वो इंडिया से ही गए। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पर्यटक। तो इस वर्ष के पहले 8 महीनों में ही ये टॉप पर आ गया है। 2023 की समान अवधि की तुलना में 50% की वृद्धि देखने को मिली है। पहले 8 महीनों में कुल 1.36 मिलियन यानी 13 लाख पर्यटक से ज्यादा आए। आगे, सितंबर 2024 में किसके द्वारा उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये एएनएम नर्सेज वगैरह को दिया जाता है। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। टोटल 15 को दिया गया है ये सम्मान। टोटल 15 नर्सेज और एएनएम को मिला करके ये पुरस्कार दिया गया 15 विजेताओं को। तो 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है राष्ट्रपति भवन में। क्लियर है साथियों? एक और जरूरी बात देखो, यहाँ पर आपका वीकली रिवीजन कराया जा रहा है ना, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा टाइम लेकर के आपको एक क्वेश्चन पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने वीक भर जो डेली करंट अफेयर है उसको देखी हुई है। आप लोग अगर डेली करंट अफेयर नहीं देखते हो उसको जरूर देखा करो। हाँ, मोटा मोटा यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको साथ साथ, लेकिन कोशिश किया करो कि डेली करंट अफेयर भी आप लोग देखो। और दूसरी बात देखो, एनटीपीसी का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो एनटीपीसी का जो लोग भी फॉर्म नहीं अप्लाई किए हो अप्लाई करना शुरू कर दो। रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनवा लो, जल्दी से तैयार कर लो फटाफट से, अगर आपके अभी कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो। और अर्जुन बैच में आपके लिए एक बार फिर से एडमिशन ऑन किया गया है। तो अर्जुन बैच में एडमिशन जो है
ऑन है, आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो। अभी के लिए मात्र 399 में आपको दिया जा रहा है, तो 399 में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए कूपन कोड यूज करना होगा MJT50। ध्यान रहे, MJT50 कूपन कोड लगाना है MJT ऐप पर जाकर, तो आपको मात्र 399 में ये अर्जुन बैच मिल जाएगा, है ना। NTPC की बिल्कुल जीरो से लेकर बेसिक से लेकर के पूरा अच्छे लेवल की तैयारी कराई जा रही है। डेली 3 क्लासेस चल रही हैं, मंडे टू सैटरडे। अगला, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए तो केंद्र सरकार ने शुरू किया है पेयर। पेयर नाम का कार्यक्रम है। यहाँ पर आप देख पाओगे, गवर्नमेंट टू लॉन्च पेयर प्रोग्राम टू बूस्ट रिसर्च इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। पेयर का मतलब पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। ठीक है। अगला, भारत सरकार ने नौसेना क्षमता को बढ़ाने के लिए 9 सितंबर को कौन सा पोत लॉन्च किया? तो नौसेना क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 एंटी सबमरीन पोत, युद्ध पोत शामिल किए गए। नाम है उनका मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की दोनों ही माहे श्रेणी की ये ऐसी एंटी सबमरीन युद्ध पोत हैं। एंटी सबमरीन मतलब कि जो पनडुब्बी को डुबाती है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कहा जाता है कि अगर कोई दुश्मन की पनडुब्बी आ रही है तो उसको डुबाने में, उसको मार गिराने में ये सक्षम होती हैं। तो 2 ऐसे युद्धपोत हैं, मालपे और मुल्की। 9 सितंबर को कोच्चि केरल में भारतीय नौसेना ने शामिल किया। ध्यान रहे, ये माही श्रेणी की 4थी और 5वीं पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में किस देश ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा किया? तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अल धफरा अबू धाबी में ये स्थित है, बनाया गया है। और ये 4 रिएक्टर हैं, इसमें टोटल 4 रिएक्टर मिलाकर यूएई की 1/4 विद्युत सप्लाई को ये कंप्लीट करते हैं, है ना। अगला, सितंबर 2024 में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता? क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार ये जीत लिया है दोस्तों, किसने? जेमी ली कर्टिस ने। ये अतिथि अभिनेत्री के लिए जीती हुई हैं जेमी कर्टिस। ये अमेरिका में टीवी शो आता है द बियर, उसमें ये अपनी भूमिका के लिए जीती हुई हैं। ओके, एमी पुरस्कार जेमी ली कर्टिस ने। जैसे सिनेमा के लिए ऑस्कर दिया जाता है, एकेडमी अवार्ड दिया जाता है और संगीत के लिए ग्रैमी दिया जाता है, ऐसे ही वहां पर टीवी के लिए, टेलीविजन के लिए एमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला, सितंबर 2024 में एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की 20वीं बैठक हुई, जिसे हैगम के नाम से जाना गया। ये कहां पर आयोजित की गई? तो हैगम जो है ये दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई, जिसमें एशियाई के तटरक्षक एजेंसियों की, कोस्ट गार्ड की एजेंसियों की बैठक ये आयोजित की गई। ठीक है ना, दक्षिण कोरिया के इचियोन शहर में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आपसे पूछा जाएगा हैगम कब आयोजित किया गया? तो 20वां हैगम 2 से 6 सितंबर 2024 को इचियोन शहर दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। हैगम मतलब हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग। अच्छा, ये डिटेल वाली पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ये पीडीएफ आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी, इसकी क्विज भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जो है पहले वीडियो देख लो, पहले आप अपना इवेल्युएशन कर लो, कितना स्कोर आता है कमेंट करके हमें बता देना। तब आप कल या शाम तक जब भी ये क्विज आए या पीडीएफ आए तब जाकर के इसको आप डाउनलोड कर लेना। अगला, केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कितने रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने 70 साल से आयु के जितने भी ऊपर के एज के हैं, 70 साल या उससे ऊपर के सभी को आयुष्मान भारत योजना के तहत ला दिया है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। तो यहाँ 5 लाख करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखो, 70 साल से एबव टू ब्रिंग रिलीफ मिलियंस फैमिलीज, ये कहा हुआ है केंद्र सरकार ने। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को हेल्प मिलेगी। अब देखो, आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PMJAY योजना कहते हैं, है ना। इसकी स्थापना या कहें इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। PM मोदी ने रांची झारखंड से इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। अगला, 11 सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर
न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? न्यायाधीशों के लिए भी चुनाव, यानी कि जो भी न्यायाधीश आए वो चुन करके आए, ऐसा पहला देश बन गया है मैक्सिको। कौन? मैक्सिको ऐसा करने वाला पहला देश साथियों बन चुका है। दुनिया का पहला देश जो सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव कराएगा। इन्होंने अपने संसद में ये चीजें लाई, वहां से निचली सदन में पास भी हो गया है, अभी ऊपरी सदन में गया हुआ है, वहां भी पास हो जाएगा, तब ये नियम वहां पर लागू हो जाएगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। अगला, हाल ही में अपने राज्य के सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना? सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो अपना ये आयुष सुविधा देगा मध्य प्रदेश। आयुष सुविधा का मतलब आयुष मंत्रालय जो बना हुआ है ना, तो वो ये 5 प्रकार के जो मेडिकल के ट्रीटमेंट सिस्टम है उनको उनके लिए बनाया गया है, और वही पांचों जो चीजें हैं उनकी सुविधाएं अब होंगी जितने भी शहरी इनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी में। टोटल 328 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है मध्य प्रदेश में, सभी में होगी। आयुष चिकित्सा का मतलब आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, ये सभी प्रकार की ट्रीटमेंट अब शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में भी होंगी, है ना। अगला, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो पहले फेम योजना चलती थी ना, अब उसकी जगह पीएम ई ड्राइव योजना चलेगी। पीएम ई ड्राइव योजना, ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गवर्नमेंट लॉन्चेस पीएम ई ड्राइव स्कीम टू रिप्लेस फेम, नो सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स। कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार में। पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट। ओके, तो 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी किए जाएंगे पीएम ई ड्राइव योजना के तहत। हाल ही में महाराष्ट्र ने कहां पर जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र ने जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, कहां पर? आप कहोगे नासिक में। यह होगा दोस्तों भारत का तीसरा जनजातीय विश्वविद्यालय या कहें ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो इसमें ट्राइबल्स के लिए 80% सीटें आरक्षित रहेंगी, ट्राइबल्स के लिए, जनजातियों के लिए। बाकी के 20% में बाकी की अदर कास्ट के भी रह सकते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले की जो दो यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश का केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं, जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हुई है। तो ये आज के 30 क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस है सितंबर महीने का, आप रिवीजन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके रिवीजन कर लेना। कुछ और भी चीजें मैं छोड़े जा रहा हूँ, साइड हो जाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा, तो आप वहां से भी तैयारी कर लेना। राजदूत और उच्चायुक्त, इसके अलावा कौन कौन से अभ्यास कहाँ कहाँ पर आयोजित किए गए हाल फिलहाल में, महत्वपूर्ण सूचकांक जिनमें भारत के प्रमुख रैंक हैं, इसके अलावा आयोजन सम्मेलन महत्वपूर्ण जो लास्ट के हुए हैं उनको, इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत, देखिए फिर से रिपीट हो गया। तो ये सभी चीजें हैं। अगस्त के ई बुक आ चुके हैं, इसके अलावा अर्जुन बैच में एडमिशन ऑन है, तो आप एडमिशन जाकर के अभी ले सकते हो। एनटीपीसी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है, और एनटीपीसी में इस बार कंपटीशन भी अच्छा खासा होने वाला है, सीटें कम है क्योंकि, तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाओ। एमजीटी ऐप पर ही आपको मिलेगा सब, तो एमजीटी ऐप पर जाकर एनटीपीसी का बैच ज्वाइन कर सकते हो वीडियो कोर्स में जाकर। किसी भी सहायता के लिए जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन बन करके आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे पूछ सकते हो। क्लियर? थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। स्कोर अपना कमेंट करके बता दो। जय हिंद, वंदे मातरम।